Namaskar and welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today, friends, we shall also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But please do remember that we do not address company-specific queries. Well, you may call us on the numbers 2331 4444 or 2371 7106 or 2371-7117. And yes, if you're calling us from outside Delhi, please do not forget to add 011 as a prefix to these numbers. Well, I am Lalima Aneja Dang, and with me is my co-anchor in Hindi, Vishal Sharma. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आप सभी का स्वागत। आधे घंटे के कार्यक्रम में देंगे आपको ताजा आर्थिक समाचार। आज सोमवार है। कार्यक्रम में आज आपके सवाल भी लेंगे। आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी मुद्दे पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। यहां आपको बता दें कि कार्यक्रम में किसी कंपनी विशेष या स्टॉक के बारे में जानकारी नहीं दी जाती। प्रश्न पूछने के लिए आप इन नंबरों पर हमें फोन कर सकते हैं 23314444, 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। हमारे दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 लगाना ना भूलें। सवालों के जवाब देने और चर्चा के लिए हमारे साथ आज कार्यक्रम में ऑनलाइन आमंत्रित हैं आर्थिक विशेषज्ञ डॉक्टर यामिनी अग्रवाल। डॉक्टर यामिनी, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत। नमस्कार, धन्यवाद। सबसे पहले हेडलाइंस के साथ है लालिमा। Thank you, Vishal. Yes, the headlines first. Retail inflation rises to 6.3% in May on higher prices of food and energy items. Wholesale inflation hits a record high of 12.94%. Domestic stocks log marginal gains to set new high levels. Sensex closes at 52,552. Nifty settles at 15,812. And Brent crude prices gain to trade above $73 per barrel mark. खाद्य वस्तुओं और ईंधन की कीमतें बढ़ने से मई में खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर 6.3% पर पहुंची। थोक मुद्रास्फीति 12.94% की रिकॉर्ड ऊंचाई पर। घरेलू शेयर बाजार मामूली बढ़त के साथ नई ऊंचाई पर। सेंसेक्स 52,552 पर हुआ बंद। निफ्टी 15,812 पर पहुंचा और ब्रेंट कच्चे तेल के दाम बढ़कर $73 प्रति बैरल के स्तर से ऊपर। Retail inflation rose to 6.3% in May this year, mainly on account of higher prices of food and energy items. Retail inflation for May hit a 6-month high. As per the Ministry of Statistics and Program Implementation data released today, the food inflation increased to 5.01% in May as compared to 1.96% in April. The CPI inflation had eased to a 3-month low of 4.23% in the month of April on the back of reduction in food prices. RBI maintains retail inflation at 4% with margin of 2% on either side. After 5 months, the CPI data in May has overshot the Reserve Bank's upper margin of 6%. वहीं दूसरी तरफ थोक मूल्य पर आधारित मुद्रास्फीति इस वर्ष मई में बढ़कर 12.94% की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई। इस वर्ष मई में कच्चे तेल और विनिर्मित वस्तुओं की कीमतें बढ़ने से थोक मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। कोविड महामारी के कारण स्थानीय स्तर पर पाबंदियां लगाए जाने से भी आपूर्ति बाधित होने के कारण थोक मूल्यों में बढ़ोतरी हुई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के जारी आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष मई में ईंधन और ऊर्जा महंगाई दर में 37.6% की बढ़ोतरी हुई। वहीं दूसरी तरफ विनिर्मित उत्पाद 10.8% महंगे हुए। प्राथमिक वस्तुओं की कीमतों में 9.6% की वृद्धि दर्ज हुई। थोक मूल्य पर आधारित मुद्रास्फीति में लगातार 5वें महीने बढ़ोतरी हुई है। इस वर्ष अप्रैल में थोक मुद्रास्फीति 10.49% थी। And now we are joined by Jitendra, who is calling us all the way from Jaipur. जी जितेंद्र जी, सवाल पूछिए।
हाँ सर, मेरा ये सवाल है कि अभी मार्केट बढ़ा हुआ है और नए और छोटे इन्वेस्टर के लिए 5 से 10 साल तक मार्केट लॉन्ग इन्वेस्टमेंट के लिए किस सेक्टर में जाना चाहिए? जी, आईटी, फार्मा, इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ केयर सेक्टर्स अच्छे सेक्टर्स हैं निवेश करने के लिए, जिसमें आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं। पर वैल्यू स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, अभी काफी वैल्यूएशंस हाई हैं, तो ये देख करके निवेश करें कि जब डिप्स हों और थोड़ा कम प्राइस पे आपको मिले तब निवेश करें, तो रिटर्न्स ज्यादा की उम्मीद की जा सकती है। That was quite a $1 million question, I would say. Many people would have reflected that question. Well, we are now joined by Rinki from Balrampur. Hello, Rinki. हाँ जी रिंकी, सवाल पूछें अपना। नमस्कार मैम। नमस्ते जी। और आपके साथ में सहयोगी में जो सर मैम हो, कोई भी मेरा नमस्कार स्वीकार करे, और इस पर जो भी कोई हो मेरा नमस्कार जी रिंकी जी, सवाल पूछिए। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे पैंडेमिक चल रहा है और कहते हैं महिलाओं को भी निवेशक में भागीदारी निभाना बहुत महत्वपूर्ण है, तो सर ये महिलाएं निवेश करना चाहती हूँ, उनका मंतव्य कि मैं इस क्षेत्र में जाना चाहती हूँ, तो जैसे बिटोलिए भी बहुत ऐसे कुछ होते हैं कि जो उनके जो पैसे होते हैं या वो निवेश के लिए लगाना चाहती है, तो उसमें वो कुछ भी अपने मुनाफे के लिए करना चाहते हैं, तो उससे बचने के लिए वो क्या करें और कहाँ पे निवेश करें, थोड़ा इससे आप बताइए। कोई भी महिला अगर निवेश करना चाहती हैं या कोई भी निवेशक निवेश करना चाहते हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि वो एक डीमैट अकाउंट खोलें, जिसके लिए वो स्टॉक ब्रोकर है, या अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो उस बैंक अकाउंट के साथ भी कभी कभार सुविधाएं मिलती है एक डीमैट अकाउंट खोलने का। उसके साथ ट्रेडिंग अकाउंट खोल करके आप अपने पैसे उधर ट्रांसफर कर सकते हैं और सीधा ही मार्केट में निवेश कर सकते हैं। निवेश करने के लिए बहुत सारे प्रकाशन आते हैं जिनमें स्टॉक्स के बारे में जानकारी होती है, उनके कंपनी के बारे में जानकर के और उनके जो फाइनेंशियल फंडामेंटल्स है, किस तरह की प्रॉफिट्स हैं, किस तरीके से वो कंपनी ग्रोथ दिखा रही है, आगे उसका क्या फ्यूचर है, इन सबको देख करके निवेश करें। थोड़ा जानकारी पहले प्राप्त करें और फिर निवेश करें। जी, और अब गाजियाबाद से गौरव हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो गुड इवनिंग जी गौरव, गुड इवनिंग सर। एक न्यूज आई थी, आवर रिसोर्सेज हैव फॉरेक्स रिजर्व हैव गॉन अप टू $600 billion. वी आर एट ऑलमोस्ट नंबर 4 और 5 आफ्टर रशिया और बिफोर रशिया। माय क्वेश्चन इज, अगर हम पैसे घर में रखते जाए एसबीआई अकाउंट में बहुत सारे जमा कर ले और उसको डेवलपमेंट में ना लगाएं, तो ये तो गलत होगा। So are we leveraging our forex reserve, and what is the optimum level at which we should sit, at which we should stop, and we should invest in our economy? What is why are we just keep on rising these forex reserve? Why are not leveraging properly and using it in our economy? Thank you. Quite a pertinent question. जहाँ पे आपने वो न्यूज पढ़ी है उसमें ये भी है कि आरबीआई अब फॉरेक्स मैनेजर्स रखेंगे और देखेंगे कि उन्हें कहाँ निवेश किया जा सकता है ताकि उनके ऊपर रिटर्न्स मिल सकें, क्योंकि ओवरऑल जहाँ पे भी वो निवेश कर रहे हैं, जैसे यूएस ट्रेजरीज हैं या कहीं और निवेश कर रहे हैं, उनसे उनको काफी कम रिटर्न मिल रहा है। जहाँ तक ऑप्टिमल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात है, माना जाता है कि 14 से 16 मंथ का कवर एक अच्छा कवर माना जाता है। इसके ऊपर काफी डिबेट है कि क्या ऑप्टिमल कवर होगा, डिपेंडिंग अपॉन डेट या डिपेंडिंग अपॉन आपके कितने इम्पोर्ट्स हैं, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको देखा जाता है। राइट, वी आर नाउ जॉइन्ड बाय रत्नाकर फ्रॉम मुंबई। जी सवाल पूछें। हेलो जी जी सवाल पूछें रत्नाकर जी। गुड इवनिंग मैडम, मेरा सवाल है कि अभी मार्केट तो ऑल टाइम हाई है, 52,000 के ऊपर है, तो ऐसे कौन से सेक्टर जो अंडर वैल्यूड आपको लगते हैं कि जिसमें अभी भी पोटेंशियल है इन्वेस्टमेंट के लिए? ये एक सवाल है। और दूसरा सवाल है कि शॉर्ट टर्म गेन जो मिलता है वो आईटीआर का कौन से इसमें हम दिखा सकते हैं? आईटीआर फाइलिंग में आईटीआर 1 से 4 तक है, उसमें कौन से आईटीआर में दिखा सकते हैं? जी, आपका पहला सवाल है कि किस में निवेश किया जा सकता है जो अंडर वैल्यूड है। अभी कैपिटल गुड्स एक अच्छा सेक्टर है जो अंडर वैल्यूड है। ऐसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक ऐसा सेक्टर है जो अंडर वैल्यूड है। उन दोनों में आप निवेश कर सकते हैं।
अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं और अगर आपकी ये शॉर्ट टर्म गेन्स जो आप स्टॉक मार्केट से बना रहे हैं अदर इनकम्स हैं, तो इनकम अंडर अदर सोर्सेज में ITR 1 में भी दिखा सकते हैं। अगर बिजनेस इनकम्स हैं तो जो है वो बिजनेस इनकम्स में दिखाई जाएगी फिर ITR 2 में। जी यामिनी, अगर यहाँ निवेश की जब बात हो रही है तो IPOs भी कतार में हैं, काफी 12 के लगभग IPOs कतार में हैं और बाजार में जिस तरीके से तेजी का रुख बना हुआ है, ऐसे में जो नए निवेशक हैं, हमारे इससे पहले के एक श्रोता ने ये पूछा भी था कि नए निवेशकों के लिए आप क्या बताएंगे कि जो बड़ी संख्या में इन IPOs की तरफ आकर्षित होते हैं और बाजार का रुख करते हैं, क्या आपकी सलाह है ऐसे निवेशकों के लिए IPO में निवेश को लेकर के क्या सतर्कता उनको बरतनी चाहिए? आप क्या कहना चाहेंगी? जी, हमेशा IPO में ये देखें कि जो है IPO की कंपनी का क्या बिजनेस है और उसका क्या फ्यूचर रहेगा और वो किस चीज में इस IPO के प्रोसीड्स को यूज करेंगे, उसकी मैनेजमेंट कैसी है और जो उसके फाइनेंशियल्स हैं, बेसिकली उसकी जो 5 रेशियोज हैं, लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, सॉल्वेंसी, ये कैसी हैं। और जब भी देखे जाए अगर बुक वैल्यू निकाल सकते हैं तो बुक वैल्यू से IPO इशू कितना ज्यादा प्राइस्ड है। ऑलराइट, वी हैव हसमुख नाउ फ्रॉम मुंबई। जी हसमुख जी, सवाल पूछे। नमस्ते मार्केट मंत्रा टीम। नमस्कार जी। मेरा प्रश्न ये था कि अभी जो भी शुरुआत के अंदर ही आपके एंकर ने बताया कि कुछ जो इन्फ्लेशन है वो समथिंग 6.5% क्रॉस किया है इस क्वार्टर में। तो नाउ अगर इतने हाई इन्फ्लेशन पे अगर हम बैठे हैं तो आपको क्या लगता है कि RBI अपने जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का जो प्रोसीजर है कब चालू करेगा? थैंक यू। जी देखिए, RBI कोशिश कर रहा है कि एक अकोमोडेटिव स्टैंड रखे क्योंकि इकोनॉमिक रिकवरी काफी जरूरी है, क्योंकि इकोनॉमी अभी पेंडेमिक से गुजर रही है, जिसके तहत जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो काफी लो था और उसको बाउंस बैक करने में थोड़ा टाइम लगेगा। कोशिश ये भी की जा रही है कि लिक्विडिटी मार्केट्स में प्रोवाइड करके और क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करके लोगों तक राहतें पहुंचाई जाए जो कोविड की वजह से काफी दिक्कतों में है। ये भी प्रयत्न रहा है कि जैसी इकोनॉमिक रिकवरी थोड़ी बढ़ जाएगी और इन्फ्लेशन अभी फिर भी कंट्रोल लेवल पर है और इन्फ्लेशन को मेंटेन किया जाएगा, तब शायद हम सोच सकते हैं कि RBI इंटरेस्ट रेट बढ़ाए। जी डॉक्टर यामिनी, यहाँ ये जानना चाहेंगे कि जो रिजर्व बैंक ने जो एक 2 से 6% के बीच महंगाई दर को बनाए रखने पर जो जोर दिया था, अब की बार रिटेल महंगाई जो है उसको भी पार कर गई है, उस दायरे से भी बाहर निकल गई है। तो ऐसे में ये क्या असर डालने वाली है आने वाले वक्त में? देखिए, महंगाई का दर जब भी बढ़ता है तो उसका सबसे ज्यादा असर गरीबों पे पड़ता है क्योंकि उनकी जो खरीदने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है। ये महंगाई दर एक तो फ्यूल प्राइसेस की वजह से बढ़ रहा है और एक सप्लाई डिस्ट्रप्शन की वजह से बढ़ा है। जैसे ही लॉकडाउन रिलैक्स हुए हैं काफी जगहों पे, ये जो सप्लाई डिस्ट्रप्शन है वो कम होने की उम्मीद है। कोविड के केसेस भी डिक्लाइन हुए हैं और जहां तक उम्मीद की जा रही है ज्यादा से ज्यादा स्टेट्स जो है अपने लॉकडाउन को रिलैक्स करेंगी और उससे जो है सप्लाई चेन में थोड़ी अच्छी माना जा रहा है कि एक पूरी सप्लाई चेन रहेगी, जिससे जो है महंगाई का दर शायद आगे आने वाले समय में कम हो सकता है। क्या शेयर बाजार भी जो महंगाई के जो आंकड़े आए हैं मुद्रास्फीति के, क्या वो भी प्रभावित होंगे इससे? जी देखिए, शेयर बाजार में अभी ऑप्टिमिज्म का रोल है। ओवरऑल लॉकडाउन रिलैक्स हुए हैं, इकोनॉमिक रिकवरीज रही हैं, जो Q3 रिजल्ट्स रहे हैं उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि लोगों में विश्वास काफी बढ़ा है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एक हाईएस्ट लेवल पे पहुंचे हैं, उससे भी एक ज्यादा उम्मीद जगती है। IPOs आ रहे हैं और एक नॉर्मल मॉनसून आने का और टाइमली मॉनसून आने की उम्मीद है, जिसके तहत जो ऑप्टिमिज्म है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। इन्फ्लेशन जो आ रहा है वो एक चैलेंज रहेगा इकोनॉमी के लिए, खास तौर पे पेंडेमिक के टाइम पे, जहां पे पेंडेमिक की वजह से लोगों पे काफी मार पड़ी है। महंगाई का दर भी लोगों को काफी परेशान कर सकता है। और अब
Let's hope that the rising inflation is absorbed by the markets and doesn't have an adverse effect there on the Sensex. और अब रुक कर लेते हैं शेयर बाजारों का। घरेलू शेयर सूचकांक आज मामूली बढ़त के साथ रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए। सेंसेक्स 52,500 के निशान से ऊपर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 15,800 के स्तर को पार कर गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 77 अंक बढ़कर 0.15% ऊपर 52,552 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 13 अंक की वृद्धि से 0.08% ऊपर 15,812 पर पहुंच गया। व्यापक बाजार की बात करें तो यहां गिरावट दर्ज हुई। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.68% और स्मॉल कैप इंडेक्स 0.16% के नुकसान में रहे। Before we go on any further, we have Dr. Anil Kharbanda online and he's calling us from Delhi. Yes, Dr. Anil, please ask a question. जी नमस्कार लालिमा जी, नमस्कार। नमस्कार और विशाल जी भी नमस्कार। जी नमस्कार अनिल। यामिनी जी को प्रणाम मेरा। बहुत दिनों के बाद आज मेरा क्वेश्चन लगा है, कॉल लगा है, लगता ही नहीं इन दिनों में बिल्कुल जी। तो इससे पता लगता है कि प्रोग्राम कितना लोकप्रिय है। आई विश टू प्रेजेंट माय ओपन अप्रिसिएशन टू द प्रोग्राम। थैंक यू। और इसमें यह है कि मैं जैसे कहना चाहता हूँ फंडामेंटल्स पर मैं ज्यादा ध्यान देता हूँ, बिकॉज आई बीन स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी। तो लॉ ऑफ डिमांड जैसे है, ये लॉ ऑफ यूटिलिटीज है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी जैसे है। ये लॉ ऑफ रिटर्न्स है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स है। इन लॉज का यानी आम लोगों के लिए क्या महत्व है, क्या रेलेवेंस है, क्या प्रासंगिकता है और हम कैसे समझें और उपयोगिता क्या है, यानी इससे लाभ क्या हो सकता है, ये मैं यामिनी जी से जानना चाहता हूँ। जी देखिए, सभी लॉज का एक डिफरेंट इम्पैक्ट होता है समझने के लिए। अगर आप फ्यूल प्राइसेस समझने की कोशिश करें तो लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे ही आप समझ सकते हैं कि क्यों उनकी प्राइसेस अभी बढ़ रही हैं। ऐसे ही महंगाई दर जब बढ़ता है तो वो क्यों बढ़ रहा है वो भी समझ में आ सकता है। जब ज्यादा पैसा होता है मार्केट में और कम सामान होता है तो महंगाई दर बढ़ जाता है। कोई भी जो लॉ है इकोनॉमिक्स का, वो जो है सीधे तौर पे देखा जाए तो व्यापार से या किसी भी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उससे रिलेटेड होता है और उसको एक्सप्लेन करता है, तो उनका उस तरीके से फायदा होता है। All right. A look at the Sensex in English now. The Sensex and the Nifty today logged marginal gains to hit record highs. The Sensex closed above the 52,500 mark, while the Nifty settled above the 15,800 level. The Sensex at the Bombay Stock Exchange climbed 77 points or 0.15% to finish at 52,552. The Nifty at the National Stock Exchange also added 13 points or 0.08% to close at 15,812. The broader market at the BSE logged losses underperforming the Sensex. The mid-cap index declined 0.68% and the small-cap index lost 0.16%. In the Sensex pack, shares of 15 companies climbed while 15 fell. Reliance was the top gainer as it surged 1.5%, followed by Bajaj Finance, which climbed 1.2%. ONGC gained 1.1%, while Infosys and Power Grid both rose 1%. In the list of companies which fell, Kotak Bank plunged 1.5%, while HDFC fell 0.8%. Sun Pharma and Bajaj Auto both declined 0.6%. In sectoral indices, shares of 8 out of 19 sectors climbed. Energy sector was a top gainer, which rose 0.8%. IT sector stocks gained 0.5%. Consumer durables, tech and oil and gas added 0.4% each. Among sectoral indices which fell, Power closed 2% down, shares of the realty sector fell 1.6% and industrials slipped 1.1%. The overall breadth of the BSE trade was negative as shares of 1,655 companies gained while 1,663 fell. Shares of 163 companies remained unchanged. And now we are joined by Vandana from Jaipur. Hello? Hello? जी सवाल पूछिए वंदना जी। हाँ, मैं ये जानना था कि कैपिटल गुड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है मैम? जी, कैपिटल गुड्स होते हैं जो बिजनेस कंज्यूम करता है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स होते हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की हम बात करें तो रोड्स, आपके पोर्ट्स वगैरह की जो बनाते हैं उनके कंपनीज होती हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करती हैं।
या आपका जो बिजनेस होता है इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड होता है। जी डॉक्टर यामिनी, अगर आज हम शेयर बाजार की बात करें तो बढ़त का रुख सेंसेक्स और निफ्टी जो है वो तो बढ़त के साथ कारोबार कर ही रहे हैं, लगातार बढ़त बनी हुई है। लेकिन अगर हम मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्सेस पे नजर डालें तो इसके ठीक उलट वहां पर गिरावट देखी गई है। क्या वजह आप मानती हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप में ये गिरावट है और जबकि जो सेंसेक्स और निफ्टी में तेजी का रुख बना हुआ है? जी देखिए, मिड कैप और स्मॉल कैप्स में बढ़ोतरी हुई थी, तो जो बढ़ोतरी थी पहले वो प्रॉफिट बुकिंग में रियलाइज हो सकती है जब मार्केट्स ऊंचाई पहुंचती हैं। स्मॉल स्टॉक्स और मिड कैप स्टॉक्स ज्यादातर देखे जाते हैं तो एक रिस्की सेट की तरह देखे जाते हैं, और उसमें जब भी सेंसेक्स बढ़ता है तो कोशिश की जाती है कि निवेश किया जाए ताकि जब वो एक ऊंचाई पे पहुंचे तो उस पर एक प्रॉफिट बुक किया जा सके। तो जो डिक्लाइन है वो मोस्टली प्रॉफिट बुकिंग की वजह से ही लगता है। All right, we have now Pranab Kumar online from Siliguri. जी प्रणब जी, सवाल पूछें। हाँ, मुझे अभी जमनी जी कुछ बता रही थी, अगर मैं सही समझा तो, कि ITR 1 में कैपिटल गेन सबमिट हो सकते हैं। मेरे जानकारी का अनुसार ITR 1 में यह नहीं होता है, ये ITR 2 में हो सकती है। तो मैं मैडम से रिक्वेस्ट है जरा मेरे को तो एनलाइटन करेंगे इसका बारे में। जी मेरे ख्याल से ITR 1 में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आते हैं, अगर उसमें आता है तो इंटरेस्ट इनकम आती है, और शायद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दूसरी इनकम्स भी आती हैं, नहीं तो ITR 2 में आ जाती हैं बाकी की जो इनकम्स हैं। All right. Look at the rupee. Well, the rupee today weakened 20 paise to finish at 73 rupees and 27 paise against the US dollar. The dollar index, which indicates the US dollar's strength against a basket of 6 other leading currencies, also fell 0.08% to trade at 90.48 in intraday trade. Yamini, how would you explain the fact that we were talking about, we know that tech, consumer durables and oil and gas have added 0.4%, but realty has gone down today. How does one explain that? There is also a new act coming in the way, the Tenancy Act, which will be hopefully giving an equal, a balanced approach both for the tenants and for the landlords, and that might push up the realty sector, which is a bit of a low. How do you explain these developments? Well, mostly the realty sector picks up as and when, the consumer confidence increases. So when you see consumer markets booming, you will also see the realty sector moving up. Usually, since the recovery is beginning, one cannot really say it's down for a specific reason, but yes, it hasn't seen much of an increased interest as in other sectors. So the sectors where there has been more interest seen as IT, pharma, metals, infrastructure. So these are sectors where more interest has been seen than in the reality because of the consumer confidence not increasing to that extent. And as far as the law is concerned, I think it's likely to bring about more ability for the supply of the houses to people who want them for rent. So they're likely to be more conducive in terms of the supply of houses as well as the real estate to the market. Yes, because a lot of buildings are lying idle and not being given on rent out of fear. So that might even out. Mm-hmm. Yes. And when we talk of the weakening of rupee, Yamini, how does one explain, I believe the exports have gone up in the last few months. Yes. And but the rupee today weakened 20 paise. So the rupee's weakening and strengthening is always, relative when it comes to exports and imports. So how would you explain? So overall, the rupee tends to move in the direction whereby on a daily basis more because of the FII inflows and outflows. So they make a more difference in terms of the demand of rupee vis-a-vis the demand for other currencies.
Where when we see a rupee depreciating, we do see that its demand has gone down, whereas when it appreciates, the demand has gone up. So we are sitting on a foreign exchange reserves of 600 billion, which does indicate that a lot of dollars have been bought by the RBI, keeping the rupee at a lower level. But this particular present decline may be mostly because of the FII outflows presently. जी, और अब बात कर लेते हैं एशियाई बाजारों की। एशियाई शेयर बाजारों में आज कारोबार मिला जुला रहा। चीन, हांगकांग और ताइवान के बाजार अवकाश के कारण बंद रहे। जापान का निकेई 0.7% और दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.1% के लाभ में रहे, जबकि सिंगापुर का स्टेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.2% के नुकसान में रहा। यूरोपीय बाजारों की बात करें तो अंतर्देशीय कारोबार में यूरोपीय शेयर बाजार ऊपर बने हुए थे। लंदन का FTSE 100 0.3% लाभ में रहा, जबकि फ्रांस के कैक और जर्मनी के डेक्स में 0.1% की बढ़त दर्ज हुई। And now look at the oil prices. Well, oil prices today extending 3 weeks of gains. The crude prices rose more than 1%, supported by an improved outlook for fuel demand. Amid economic recovery and better demand prospects, Brent rises to trade above $73 per barrel as increased COVID-19 vaccinations help lift travel curbs along with tightness in supply. In intraday trade, Brent crude prices were trading around $73.10 per barrel, while WTI crude prices were around $71.30 per barrel. Well, as we talk about oil, and we know that the government is also trying to add ethanol to decrease the import of oil. At the moment, 80% of oil is imported, Yamini. At $73 per barrel, is that one of the reasons for our inflation at the moment? And also knowing the fact that OPEC has cut down production. So when we talk about the inflation level at about 12.94%, one needs to recognize that it has one of the low base effects which is causing it to be such a high level. The second important aspect is definitely the fuel prices, which are rising now because the recoveries in most of the economies have started, and as a result, the demand has increased. Yes. But OPEC has not increased the supplies. Though US has removed the sanctions on sanctions somewhere, but it does not really have the entire immediate effect on the supplies of the oil, leading to a lower supplies than the demands that are there, which is leading to a higher price of oil. So which actually then brings in or imports inflation into the economy. Besides the supply disruptions of the lockdowns, which is causing the inflation. So one is a low base effect, the second is the fuel prices, and third is the lockdown effect. Right. और बात सोने की कीमतों की। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में गिरावट के रुख से आज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने के मूल्य में 550 रुपए की कमी आई। अगस्त माह के सौदों के लिए सोना 48,350 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। जुलाई माह के अनुबंध के लिए चांदी 800 रुपए टूटकर 71,430 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर आ गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो वहां न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना गिरावट के साथ $1,855.90 प्रति औंस, जबकि चांदी $27.80 प्रति औंस पर आ गई। डॉक्टर यामिनी, सोने पे अब आपका सोने की कीमतों में बहुत ही संक्षेप में आपसे टिप्पणी चाहेंगे कि क्या अभी 48,000 के नीचे जाता हुआ दिख रहा है सोना? जी नहीं, सोना स्टेबल रहेगा। लार्जली एक सेफ हेवन की पोजीशन कंटिन्यू टू मेंटेन रखेगा। जी, डॉक्टर यामिनी, आप कार्यक्रम में शामिल हुई और आपने श्रोताओं के सवालों के जवाब दिए, साथ ही साथ चर्चा भी करी तमाम मुद्दों पर। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। And now before we close, friends, here's a reminder of the headlines. Well, retail inflation rises to 6.3% in May on higher prices of food and energy items. Wholesale inflation hits a record high of 12.94%. Domestic stocks log marginal gains to set new high levels. Sensex closes at 52,552. Nifty settles at 15,812. And Brent crude prices gain to trade above $73 per barrel mark.
खाद्य वस्तुओं और ईंधन की कीमतें बढ़ने से मई में खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर 6.3% पर पहुंची। थोक मुद्रास्फीति 12.94% की रिकॉर्ड ऊंचाई पर। घरेलू शेयर बाजार मामूली बढ़त के साथ नई ऊंचाई पर। सेंसेक्स 52,552 पर हुआ बंद। निफ्टी 15,812 पर पहुंचा और ब्रेंट कच्चे तेल के दाम बढ़कर $73 प्रति बैरल के स्तर से ऊपर। And on that note, it's time for us to bid adieu. This is Lalema Aneja Dang and my co-anchor Vishal Sharma saying goodbye. Namaskar.